हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो है ग्रुपिंग ऑफ सेल। ग्रुपिंग ऑफ सेल में स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं सीरीज सेल। सीरीज में सेल का कनेक्शन किस तरीके से होगा, नंबर ऑफ सेल्स जब होंगे तो उनको पैरेलल कैसे कनेक्ट करेंगे। ठीक है ना, आइडेंटिकल जब सेल होंगे तो उनका सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन में क्या फॉर्मूला होने वाला है। और उसके बाद में हम स्टडी करेंगे मिक्स ग्रुपिंग, जहां सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन दोनों एक साथ होने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि सेल क्या होता है। ठीक है, CELL। देखो स्टूडेंट्स, जो सेल होता है इसका जो सिंबल है वो कुछ इस तरीके का है ना, ऐसे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं हायर पोटेंशियल। ठीक है, हायर पोटेंशियल। और ये जो छोटा वाला टर्मिनल है इसको हम कहते हैं लोअर पोटेंशियल। ठीक है, हायर एंड लोअर पोटेंशियल होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने की वजह से सर्किट में चार्ज फ्लो होते हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, सेल का काम क्या होता है। सेल इज ए डिवाइस। सेल is a device which convert chemical energy into electrical energy। समझ में आई बात स्टूडेंट्स? सेल एक ऐसा डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। स्टूडेंट, सेल की जो डीप स्टडी है, हम फिजिक्स में सेल के अबाउट में थोड़ा सा ही डिस्कस करने वाले हैं। सेल की जो स्टडी है, डीप में स्टडी, वो आप केमिस्ट्री में करोगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक चैप्टर आएगा जिसे सर आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, यहां पे हम बस उतना ही पढ़ेंगे जितना हमें फिजिक्स में नेसेसरी है। क्लियर है बात? अब आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, सेल में ऐसा कुछ होता है, ये एक टैंक टाइप का है मान लीजिए, यहां पे ऐसे। और इसके अंदर ना लिक्विड होता है। ठीक है, वो लिक्विड कोई एसिड हो सकता है। ठीक है, अलग अलग सेल के लिए अलग अलग एसिड यूज किया जाता है, जिसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और इसके अंदर ना दो इलेक्ट्रोड होते हैं ऐसे। और इस इलेक्ट्रोड में एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। नेगेटिव वाले को हम कहते हैं कैथोड। ठीक है, और पॉजिटिव वाले को हम कहते हैं एनोड। ठीक है, और अब कोई भी एक्सटर्नल सर्किट जिसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि R है, उसे आप यहां पर कनेक्ट कर देते हो। ठीक है, यहां पे जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाते हैं, और जो नेगेटिव चार्ज हैं वो नेगेटिव प्लेट की तरफ जाते हैं। नेगेटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ। ठीक है, और ये फोर्सफुली होता है। समझ में आई बात स्टूडेंट्स? इस तरीके से कुछ सेल का डिजाइन होता है। और जब आप नंबर ऑफ सेल एक साथ कनेक्ट कर देते हो, नंबर ऑफ cells are connected together is called बैटरी। और उसको स्टूडेंट्स हम क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। और ये सभी सब जो सेल है, बैटरी है, इज द सोर्स ऑफ डीसी सप्लाई। सेल, बैटरी इज द सोर्स ऑफ डीसी सप्लाई। ये आपको पता होना चाहिए, सोर्स ऑफ डीसी सप्लाई। बिल्कुल बेसिक बातें कर रहे हैं स्टूडेंट्स आज हम। ठीक है, स्टूडेंट्स, सेल से हमें क्या मिलता है? सेल से हमें मिलता है ईएमएफ। ठीक है, सेल से हमें क्या मिल जाता है? ईएमएफ। और ईएमएफ को कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव
फोर्स, जिसको शॉर्ट में आप क्या बोल देते हो, शॉर्ट में आप कहते हो ईएमएफ। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इस नाम से ऐसा लग रहा होगा कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कोई फोर्स होगा, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स है वो वर्क डन पर यूनिट मूविंग चार्ज है ना। ईएमएफ क्या है, ईएमएफ है वर्क डन पर यूनिट मूविंग चार्ज, पर यूनिट मूविंग चार्ज। इन द सर्किट। ठीक है, और इस तरीके से भी आप लिख सकते हो ईएमएफ इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय मूविंग चार्ज। जो ईएमएफ होता है इसका भी एसआई यूनिट, ईएमएफ का भी एसआई यूनिट क्या होता है स्टूडेंट्स, वोल्ट होता है। अब स्टूडेंट्स देखो, बहुत सारे बच्चों को एक कंफ्यूजन और रहता है कि ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस दोनों एक ही चीजें हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये दोनों चीजें सिमिलर हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है। हाँ, दोनों का एसआई यूनिट जरूर सेम है, एसआई यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस का भी वोल्ट होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, क्या डिफरेंस है उसको भी हम थोड़ा सा यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं पहले। ठीक है, पहले आप इसको नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से, फिर हम स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपने नोट कर लिया होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो स्टूडेंट्स, सपोज करो यहां पे एक बॉटल है इस तरीके की, ऐसे। ठीक है, और एक दूसरी बॉटल भी मैंने यहां पे रख दी इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बॉटल में वाटर का लेवल यहां तक है, ठीक है, ऐसे, और इस बॉटल में वाटर का लेवल यहां तक है। अब स्टूडेंट्स मैं एक काम करता हूं कि इन दोनों बॉटल को मैंने एक पाइप के थ्रू कनेक्ट कर दिया, एक पाइप के थ्रू मैंने दोनों बॉटल को कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या होगा, इस बॉटल का जो वाटर होगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है, इस बॉटल का वाटर इस डायरेक्शन में आएगा, और ये वाटर तब तक आएगा जब तक दोनों बॉटल में, अच्छा एक और चीज, वाटर जो है इस बॉटल से इस बॉटल की तरफ क्यों आया, ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। भाई वाटर जो है इस बॉटल से ट्रेवल करके इस बॉटल में आया, रीजन है डिफरेंस। यहां पे कौन सा डिफरेंस है, लेवल डिफरेंस है। अगर आप ग्रेविटेशनल एनर्जी के अकॉर्डिंग बात करोगे तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है, तो उस डिफरेंस की वजह से इस बॉटल का वाटर यहां पर आ गया। ठीक है, और ये ट्रांसमिशन कब तक हुआ, जब तक कि दोनों बॉटल में वाटर का लेवल सेम नहीं हो गया। तो यहां से एक चीज तो क्लियर है कि अगर मैं अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक सर्किट बात करूं तो चार्ज इज फ्लो इन द सर्किट, charge in the flow in the circuit is charge in the circuit due to potential difference,
क्या आपको बात क्लियर हो गई? सर्किट में चार्ज का फ्लो क्यों होता है? ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। अब स्टूडेंट्स यहां पे वाटर का लेवल सेम हो चुका है, इसका मतलब कि वाटर यहां पर अब फ्लो नहीं होगा। लेकिन स्टूडेंट्स सपोज करो ऐसा ही इलेक्ट्रिक सर्किट में हो जाए, ठीक है, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो जीरो हो जाए, तो क्या इलेक्ट्रिक करंट पास होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि यहां पे क्या कहा गया है कि चार्ज का फ्लो तभी पॉसिबल है जब पोटेंशियल डिफरेंस हो। अब जैसे कि यहां पर डिफरेंस जीरो हो गया, ठीक है ना, दोनों का हाइट सेम हो गया, तो इसलिए डिफरेंस जीरो हो गया। डिफरेंस जीरो होने की वजह से वाटर का फ्लो बंद हो गया। अगर यही चीज हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में हो जाए स्टूडेंट्स, तो वहां पे करंट पास नहीं होगी। तो करंट का पास होना हमारे लिए मस्ट है, इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है। अदरवाइज हम जो इलेक्ट्रिसिटी का एडवांटेज उठा रहे हैं ये हम एडवांटेज नहीं ले पाएंगे। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए, यहां पर हमें एक ऐसा डिवाइस लगा देना चाहिए जो कंटिन्यू पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखे। अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहेगा तो सर्किट में चार्ज का फ्लो होगा और यहां पे वाटर का फ्लो होगा। तो उसी डिवाइस का नाम है ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। समझ में आ गई बात स्टूडेंट्स? ईएमएफ मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। इन दोनों में यही एक बेसिक डिफरेंस है जो मैंने अभी आपको बताया है। ठीक है, अब यहां से बहुत सारी बातें और क्लियर होती हैं, उनको भी देखेंगे स्टूडेंट्स, और कुछ बेसिक फॉर्मूले डिस्कस कर लेते हैं। देखो स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहां पे सपोज करो यहां पे एक ओपन सर्किट है, ओपन सर्किट, ठीक है, कुछ इस तरीके से है। यहां पे एक रेजिस्टेंस है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, और स्टूडेंट्स यहां पे आपने एक सेल कनेक्ट कर दिया जो कि हमें ईएमएफ देता है। स्टूडेंट्स यहां पे दो पॉइंट है A एंड B, ये वाला पॉइंट हो गया C और ये वाला पॉइंट हो गया D। स्टूडेंट्स इस सेल का अपना एक ईएमएफ है जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा E से। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको एक बात यहां ध्यान रखनी है कि करंट ओपन सर्किट में पास होने वाली जो करंट होती है वो जीरो होती है। सर्किट में करंट तभी पास होगी जब सर्किट में क्या हो, सर्किट क्लोज हो। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ओपन सर्किट में करंट का फ्लो जीरो होता है। अगर स्टूडेंट्स ओपन सर्किट है और वहां पे करंट का फ्लो जीरो है तो यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, ये आपसे पूछा गया है कि इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होने वाला है। देखो स्टूडेंट्स, यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन द पॉइंट A एंड B वो इक्वल टू ईएमएफ होगा। क्या होगा स्टूडेंट्स? इक्वल टू ईएमएफ होगा। स्टूडेंट्स आपको एक बात हमेशा ध्यान में रखना है, ये तभी पॉसिबल है जब सर्किट कैसी है, ओपन सर्किट है। अगर सेम टाइम पर, ये सारे एमसीक्यू हैं स्टूडेंट्स, सेम टाइम पर आपसे ये पूछ लिया जाए कि सी और डी के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी, है ना स्टूडेंट्स। तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसे फाइंड आउट किया जाएगा C एंड D के बीच में? V इक्वल टू होता है I इंटू R,
और स्टूडेंट्स इस केस में जो I है वो क्या है, 0 है। तो C एंड D के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 0। ठीक है, तो ये चीज आपको अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। सपोज करो स्टूडेंट्स यहां पे मैंने सर्किट को क्लोज कर दिया है। ठीक है, सर्किट को आपने क्या कर दिया स्टूडेंट्स, क्लोज कर दिया ऐसे, और यहां पे स्टूडेंट्स आपने सेल लगा दिया इस तरीके से। अब स्टूडेंट्स इस केस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा C और D के बीच में, ये C है ये D है। ठीक है, सर्किट कैसी हो गई स्टूडेंट्स, सर्किट हो गई क्लोज सर्किट। अब स्टूडेंट्स आपको एक बात तो पता है कि क्लोज सर्किट में करंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, सर्किट में कुछ ना कुछ करंट पास होने वाली है। ओके, अब स्टूडेंट्स आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है कि अगर सर्किट क्लोज है और सर्किट में चार्ज का फ्लो होगा तो ये जो सोर्स है ये कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा और उसको हम कहेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। व्हेन सर्किट इज क्लोज्ड, when circuit is closed, charge is flow in the circuit। कौन सी सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट। चार्ज फ्लो इन द सर्किट। सोर्स ऑफ EMF offers some internal resistance, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब सर्किट में करंट का फ्लो स्टार्ट होगा तो सर्किट में सम जो सोर्स ऑफ EMF है वो कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस को ऑफर करने वाला है। ठीक है, चार्ज के फ्लो को रोकने के लिए। तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा C एंड D के बीच में, है ना, इंटरनल रेजिस्टेंस को मैं स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इंटरनल रेजिस्टेंस को स्टूडेंट्स मैं स्मॉल r से रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, PD बिटवीन, या आप ये भी लिख सकते हो यहां पे स्टूडेंट्स कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस केस में, समझ में आ रही बात, जो पोटेंशियल डिफरेंस जो कि ओपन सर्किट में कितना था, V इक्वल टू EMF जितना था। ओपन सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो EMF के जितना था, लेकिन क्लोज सर्किट में सोर्स ऑफ EMF ने कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर किया है, जिसकी वजह से यहां पर थोड़ा सा EMF रिड्यूस हो जाएगा। देखो I इंटू आर क्या होता है स्टूडेंट्स, वो पोटेंशियल ही होता है। I इंटू आर को हम बोलते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। आपको ये बात ध्यान रखना है, अगर कभी भी आपसे कहा जाए पोटेंशियल ड्रॉप, तो पोटेंशियल ड्रॉप का फॉर्मूला होता है I इंटू आर। तो ये भी पोटेंशियल है, ये भी पोटेंशियल है, ये भी पोटेंशियल है, लेकिन इसको हम बोलेंगे पोटेंशियल डिफरेंस एट टर्मिनल, यानी कि इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको हम बोल देता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं V को। V क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस एट द सोर्स, ये जो दो पॉइंट दिख रहे हैं ना स्टूडेंट्स, ये वाला, यहां पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आया है वो इसकी वजह से आया है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से। तो आपको पता है कि इंटरनल रेजिस्टेंस आने की वजह से थोड़ा सा वोल्टेज ड्रॉप EMF में से माइनस हो जाएगा, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, EMF माइनस I इंटू आर। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स एक और केस देखते हैं यहां पे। सपोज करो ये सेल है ना, आप जो भी बैटरी लाते हो
बैटरी कुछ दिनों में डिस्चार्ज हो जाती है ना। बैटरी कुछ दिनों में क्या हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है। स्टूडेंट्स अगर बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो उस बैटरी को बाद में हमें चार्ज भी करना पड़ता है, ठीक है, किसी भी अल्टरनेटर के थ्रू। तो सपोज करो यहां पर आपने एक चार्जर लगा दिया है, चार्जर, ठीक है, जो कि बैटरी को क्या करने वाला है, या सेल को चार्ज करेगा, ठीक है। अब फ्रेंड्स ये सेल है तो यहां पे कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, ये बात मैंने आपको पहले ही बोल दी। ये क्या है, सेल। तो ऐसे केस में स्टूडेंट्स क्या होगा, करंट जो होगी वो चार्जर से सेल के अंदर जाएगी, है ना। करंट इज फ्लोइंग higher potential to higher potential to lower potential, ये लिख लीजिए, when current is flowing higher potential to lower potential, then cell act as a load। तब सेल कैसे काम करने वाले स्टूडेंट्स, लोड की तरह काम करेगा। और ऐसे केस में जो मतलब कह सकते हो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हो जाएगा ईएमएफ प्लस आई इंटू आर, ये फॉर्मूला होगा। तो इन शॉर्ट आपको एक बात ध्यान रखनी है, जब कभी भी करंट हायर पोटेंशियल से, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया यहां पे, यस, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। देखो स्टूडेंट्स, ऐसे लिख लीजिए स्टूडेंट्स तो दोनों में डिफरेंस समझ में आएगा। करंट इज एंटरिंग, फ्लोइंग नहीं लिखिए, एंटरिंग लिखिए, एंटरिंग हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। और यहां पे उसका जस्ट अपोजिट है, करंट हायर पोटेंशियल से इधर से आके इंटरनल लोअर पोटेंशियल पे एंटर कर रहा है, ठीक है। तो व्हेन करंट इज एंटरिंग हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल देन सेल एक्ट इज ए लोड, ठीक है। और स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको और बता देता हूं, ठीक है। तो ऐसे केस में जो वोल्टेज होगा, टर्मिनल वोल्टेज, वो होगा ईएमएफ प्लस आई इंटू आर। और ये देखिए दोनों केस में अपोजिट है, करंट की डायरेक्शन यहां पर अलग है, यहां पर करंट की डायरेक्शन अलग है, ठीक है। तो इन चीजों के लिए आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। स्टूडेंट्स हमने ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट की बात कर ली है, अब बात करते हैं शॉर्ट सर्किट की, ठीक है। शॉर्ट सर्किट, ठीक है ना स्टूडेंट्स। देखिए शॉर्ट सर्किट में यहां पे सेल है और उसका अपना एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, ईएमएफ ई, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर। शॉर्ट सर्किट में आप एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू इसको ऐड कर देते हो, ठीक है। स्टूडेंट्स एक बात आपको ध्यान रखनी है कि शॉर्ट सर्किट में यहां पे जो भी रेजिस्टेंस है वो जीरो होगा, रेजिस्टेंस इज जीरो इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट अगर स्टूडेंट्स रेजिस्टेंस यहां पर जीरो है तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, वोल्टेज ड्रॉप V इक्वल टू आई इंटू आर होता है, ठीक है। V इक्वल टू आई इंटू आर। अगर स्टूडेंट्स यहां पे रेजिस्टेंस जीरो है तो V क्या होगा, जीरो। स्टूडेंट्स आपको एक बात ध्यान रखनी है, मैं अभी आपको बता देता हूं, वोल्टेज या आप कह सकते हो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, या आप कह सकते हो पोटेंशियल ड्रॉप इज डिपेंड ऑन
एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करते हैं स्टूडेंट्स? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे डिपेंड करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल ड्रॉप इज डिपेंड ऑन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, बट EMF is not depend on external resistance। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ध्यान में होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स यहां पर अगर V 0 है, आपको ध्यान रखना है कि शॉर्ट सर्किट में V की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, तो अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या आई थी? V इक्वल टू EMF माइनस I इंटू आर। जब करंट की डायरेक्शन क्या हो? कुछ इस तरीके की हो। जब करंट हायर पोटेंशियल से निकलकर और लोअर पोटेंशियल की तरफ चले, कहां पे? आउटसाइड द सर्किट। मैं आपको एक और चीज क्लियर कर देता हूं स्टूडेंट्स यहां पे। चलो सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो ऐसे सर्किट में जहां से करंट हायर पोटेंशियल से निकल रही है, हायर पोटेंशियल से निकलकर लोअर पोटेंशियल पर एंटर करेगी। कहां पर एंटर करेगी? लोअर पोटेंशियल पे। तो ऐसे सिचुएशन में इक्वेशन क्या थे? V इक्वल टू E माइनस I इंटू आर, और V की वैल्यू क्या हो गई इस केस में? 0। तो EMF माइनस I इंटू आर, और I इक्वल टू क्या होगा? E अपॉन आर। और ये करंट क्या हो गई? मैक्सिमम करंट। तो अगर सर्किट में मैक्सिमम करंट पास हो, इसके लिए नेसेसरी क्या है कि पोटेंशियल ड्रॉप 0 होना चाहिए। समझ में आई बात स्टूडेंट्स? सर्किट में मैक्सिमम करंट तभी पास होगी जब V 0 हो, और V 0 कब होगा? जब वायर शॉर्ट सर्किट होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूं। सपोज करो एक सेल है इस तरीके से, ठीक है। तो सेल में क्या होता है, यहां से करंट, मान लेते हैं कि एक रेजिस्टेंस इस तरीके का लगा हुआ है सर्किट, और ये है आपका यहां से यहां तक EMF का सोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, करंट हायर पोटेंशियल से निकलती है और लोअर पोटेंशियल पर एंटर करती है, और उसके बाद यहां पे मैं लिख देता हूं आउटसाइड। आउटसाइड क्या होता है? करंट की डायरेक्शन। आउटसाइड डायरेक्शन ऑफ करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, आउटसाइड। ठीक है, अगर मैं बात करूं इनसाइड की, जो कि ये आपका सेल है, सेल के इनसाइड क्या होता है? सेल के इनसाइड जो करंट होती है वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल जाती है। डायरेक्शन ऑफ करंट इज लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, और ये फोर्सफुली कराया जाता है स्टूडेंट्स। कैसे होता है? ये फोर्सफुली होता है टू हायर पोटेंशियल। तो आपको घबराना नहीं कि नहीं यार यहां ऐसे कैसे हो गया स्टूडेंट्स, ये इसलिए होता है ना। और ये सारी बातें कहां पर है? सेल में। सेल के अंदर ये फोर्सफुली ये चीजें करवाई जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। ये था ओपन शॉर्ट सर्किट। ओपन सर्किट मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। स्टूडेंट्स, मैं आपको ग्राफ से एक बात शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता हूं। सपोज करो मैं V और I के बिटवीन में ग्राफ को ड्रॉ करूं। ये V है और ये I है। इस ग्राफ में स्टूडेंट्स मैं ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट दोनों की बातें कर लूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं ओपन सर्किट और शॉर्ट सर्किट दोनों की बातें कर लूंगा। स्टूडेंट्स देखो, ओपन सर्किट में OC मतलब ओपन सर्किट। ओपन सर्किट में करंट की वैल्यू 0 थी। ठीक है, ओपन सर्किट में स्टूडेंट्स जब करंट की वैल्यू 0 थी तो V इक्वल टू क्या था? EMF माइनस I इंटू आर। और अगर ओपन सर्किट में करंट की वैल्यू 0 है तो V इक्वल टू क्या होता है? EMF, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है यहां पर? V इक्वल टू जो V है वो मैक्सिमम है। समझ में आएगा स्टूडेंट्स? V क्या है? मैक्सिमम। EMF जो बैटरी का EMF है वो इक्वल टू ही टर्मिनल
पोटेंशियल डिफरेंस है। दिख रहा है बात को, समझ में आ रहा है ना। V इक्वल टू ई एम एफ माइनस आई इंटू आर। तो अगर I की वैल्यू 0 है तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा E, और V क्या है, मैक्सिमम। यानी करंट की वैल्यू जब 0 होती है यहां पे, ठीक है, तो वोल्टेज क्या है, मैक्सिमम, यानी कि EMF मैक्सिमम है ना। आप इस तरीके से लिख लीजिए, V इक्वल टू EMF और I इक्वल टू 0। ठीक है। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखिए, इस जगह पे जब वोल्टेज 0 है तो करंट क्या है, मैक्सिमम। देखो मैंने आपसे कहा है कि सर्किट में मैक्सिमम करंट पास होगी कब, जब वोल्टेज 0 है। अब स्टूडेंट्स वोल्टेज 0 है मतलब कि ये ग्राफ कुछ इस तरीके से चल रहा होगा, ऐसे, और इस पॉइंट पर देखिए आपको दिखेगा कि यहां पर वोल्टेज 0 है। तो वोल्टेज 0 है तो इस पॉइंट पर जो करंट है वो EMF डिवाइडेड बाई R है, EMF डिवाइडेड बाई R है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस ग्राफ में जो ये वाली सिचुएशन है, ये वाली सिचुएशन, ये OC की सिचुएशन है, और ये वाली जो सिचुएशन है वो SC की सिचुएशन है ना, शॉर्ट सर्किट की, और ये वाली सिचुएशन ओपन सर्किट की है, जो कि मैंने आपको एक ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया है। करंट मैक्सिमम है, ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, ठीक है, और करंट जब 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसे एक बार नोट कर लीजिए, फिर आगे कुछ और डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अभी हम बात कर लेते हैं सर्किट एनालिसिस पर। देखो स्टूडेंट्स, सर्किट एनालिसिस में हम किरचॉफ लॉ की बात करने वाले हैं। किरचॉफ ने 2 लॉ बताए थे, ठीक है ना। फर्स्ट लॉ का नाम था जंक्शन लॉ, सेकंड लॉ का नाम था लूप लॉ। स्टूडेंट्स इसके डीप में जो स्टडी है वो तो हम नेक्स्ट ईयर 12th में करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, लेकिन ग्रुपिंग ऑफ सेल की स्टडी करने के लिए हमें किरचॉफ लॉ पता होना जरूरी है। तो मैं जस्ट आज किरचॉफ लॉ की हिंट आपको देने वाला हूं, ठीक है। अदरवाइज इसकी डीप में स्टडी, इसके एग्जांपल, वो सब तो स्टूडेंट्स हम कब करेंगे, 12th में करने वाले हैं। देखो स्टूडेंट्स, फर्स्ट लॉ को जंक्शन लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जंक्शन लॉ, ठीक है। इसका दूसरा नाम है KCL। इसका मतलब होता है किरचॉफ्स करंट लॉ, ठीक है। तो स्टेटमेंट आप देख लीजिए, जंक्शन लॉ में क्या बात कही गई है। जंक्शन लॉ में स्टूडेंट्स किरचॉफ सर ये बात कहते हैं कि सपोज करो ये एक पॉइंट है और इस पे बहुत सारे ऐसे वायर आके इस पॉइंट पर कनेक्ट हो गए हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है, और यहां से करंट आ रही है, कोई भी मान लीजिए I1, यहां पर गई हुई करंट I2 है, और यहां से करंट है I3, ठीक है, और यहां से आ रही करंट I4 है, और यहां से जाने वाली करंट I5 है, और ये सभी के सभी वायर इस पॉइंट P पर आकर मिल गए। ये जो पॉइंट P है स्टूडेंट्स, इस पॉइंट P का नाम जंक्शन दे दो आप। क्या नाम दे दीजिए, जंक्शन, ठीक है। तो किरचॉफ सर अपने इस लॉ में ये कहते हैं, द अलजेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एट जंक्शन इज इक्वल टू 0। सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होने वाला है, जंक्शन के ऊपर 0। यानी जंक्शन पे अगर आप सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कर दो तो वो क्या हो जाएगा, 0। और जो जंक्शन लॉ है, यानी किरचॉफ सर ने ये बात किस बेस पर कही, बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। समझ में आ रही बात स्टूडेंट्स, कि किरचॉफ सर ने बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बेस पर यह बात कही है कि पॉइंट P जो कि जंक्शन है, यहां पर सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इन सभी करंट को सम करना है। देखो स्टूडेंट्स, यहां पर जो इनकमिंग करंट है, इनकमिंग करंट उसको मैं पॉजिटिव लूंगा, और जो आउटगोइंग करंट है
ठीक है ना, आउटगोइंग करंट, उसको स्टूडेंट्स मैं यहां पर नेगेटिव ले लेता हूं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स देखिए I1 I4 इनकमिंग करंट है, तो I1 प्लस I4, I3 I2 I5, I2 माइनस I3 माइनस I5, ये सभी की सभी क्या है, आउटगोइंग करंट है। देखो पॉइंट P से करंट दूर जा रही है, लेकिन I1 I4 पॉइंट P की तरफ आ रही है, ठीक है। तो इन सभी का अगर आप सम करोगे कहां पे, पॉइंट P के ऊपर, ठीक है ना, तो रिजल्ट क्या आएगा, 0 आएगा। डायरेक्शन आपको डिसाइड करनी है। अगर स्टूडेंट्स आपने इनकमिंग करंट को नेगेटिव लिया तो आउटगोइंग करंट को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो यहां से आप कह सकते हो कि I1 प्लस I4 इक्वल टू I2 प्लस I3 प्लस I5, ठीक है। और ये जो स्टेटमेंट है वो ये बताती है कि इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, ठीक है। क्रिचॉफ सर ने अपने फर्स्ट लॉ जंक्शन लॉ में यही बात कही है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इसे एक बार नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड लॉ की बात करते हैं। जो सेकेंड लॉ है यहां पे वो है लूप लॉ, और स्टूडेंट्स इसको केवीएल भी कहते हैं। केवीएल का मतलब होता है क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ, ठीक है। स्टूडेंट्स इन्होंने, क्रिचॉफ सर ने ये बात कही यहां पे कि सम ऑफ टोटल वोल्टेज फॉर ए क्लोज सर्किट, फॉर ए क्लोज्ड सर्किट इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, यानी कि सम ऑफ टोटल वोल्टेज इक्वल टू 0। ऐसा कौन कहता है, ऐसा कहते हैं क्रिचॉफ सर अपने सेकेंड लॉ पे, और वो इस बेस पर कहते हैं बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। देखो स्टूडेंट्स यहां पर भी आपको एक बात ध्यान रखनी है। सपोज करो यहां पर मैंने एक सेल कंसीडर किया है, ठीक है, और सेल स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखना है, अगर यहां पर करंट की डायरेक्शन ये हो, ठीक है, करंट बैटरी के जिस टर्मिनल पर एंटर करेगा, सर्किट को सॉल्व करने के टाइम पर हम उसी डायरेक्शन को कंसीडर करने वाले हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, समझ में आ जाएगा। और स्टूडेंट्स अगर सर्किट में एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है, तो करंट सर्किट में जिस टर्मिनल पर एंटर करेगा उस टर्मिनल को पॉजिटिव और उसके दूसरे वाले टर्मिनल को नेगेटिव कंसीडर करना है, क्योंकि अगर यहां पे सर्किट का रेजिस्टेंस R है तो यहां का पोटेंशियल ड्रॉप I इंटू R हो जाएगा, है ना। मैं इक्वेशन लिख देता हूं एक, देखिए स्टूडेंट्स मैंने यहां पे दो रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए, एक सेल लगा दिया मैंने, ठीक है, एक और सेल मैंने यहां पे लगा दिया, ठीक है, और फिर एक और सेल मैंने यहां पर, सॉरी एक रेजिस्टेंस और लगा देता हूं मैं इस तरीके से, और यहां पे मैंने एक सेल ऐसे लगा दिया, ठीक है, और सर्किट को स्टूडेंट्स मैंने यहां पर क्लोज कर दिया। ये वाला रेजिस्टेंस हो गया R1, ये रेजिस्टेंस हो गया R2, ये रेजिस्टेंस हो गया R3। इस सेल का नाम आप दे दीजिए E1, इस सेल का नाम दे दीजिए E2 और इस सेल का नाम दे दीजिए आप E3। सर्किट क्या होगा स्टूडेंट्स, क्लोज। ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए एग्जांपल लिया है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप ऐसा एज्यूम करो, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सर्किट की करंट क्या होगी, सर्किट में पास होने वाली करंट क्या होगी, तो स्टूडेंट्स यहां पर हम केवीएल को अप्लाई करेंगे। किसको अप्लाई करेंगे, केवीएल को। और स्टूडेंट्स मैंने ऐसा एज्यूम किया जो करंट है वो इस वाली बैटरी से निकल रही है। कोई भी बैटरी आप एज्यूम कर सकते हो, कोई भी बैटरी एज्यूम कर सकते हो। स्टूडेंट्स मैंने क्या एज्यूम किया,
कि जो करंट है वो इस वाली बैटरी से निकल रही है, तो करंट यहां से निकलती है ना, ऐसे निकलेगी करंट और ऐसे आके यहां पे हिट कर देगी, राइट ना, इस तरीके से। अब स्टूडेंट्स करंट यहां बैटरी के इस टर्मिनल से निकली, इस वाले टर्मिनल से, इस वाले टर्मिनल से, तो यहां से निकलकर करंट कहां गई, रेजिस्टेंस के पास। कौन से रेजिस्टेंस के पास, R2। अब स्टूडेंट्स देखो, मैंने कहा कोई भी रेजिस्टेंस ले लो, रेजिस्टेंस में जहां पर करंट एंटर करेगी वो वाला टर्मिनल आप पॉजिटिव ले लो, ठीक है, यानी करंट यहां से निकलकर इस रेजिस्टेंस के पॉजिटिव टर्मिनल पर एंटर कर गई है, तो आप क्या लिखोगे, यहां पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, आप लिखोगे IR2 प्लस साइन। फिर जो करंट होगी इस रेजिस्टेंस से चलकर इस रेजिस्टेंस के पास पहुंचेगी, तो इसका ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव, यानी करंट रेजिस्टेंस के जिस टर्मिनल पर एंटर करेगी वो वाला टर्मिनल आप पॉजिटिव ले लो। तो मैंने यहां पे लिख दिया प्लस IR1, क्योंकि यहां का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो प्लस IR1 होगा, और ये हम जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ, जिसमें वो ये कहते हैं कि सम ऑफ टोटल वोल्टेज क्या है, 0। ठीक है स्टूडेंट्स। फिर देखिए स्टूडेंट्स, ये वाली करंट यहां से चलकर इस सेल पर पहुंचती है और सेल के पॉजिटिव टर्मिनल पर पहुंचती है। देखो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव होता है और ये टर्मिनल नेगेटिव होता है, तो जो जिस टर्मिनल पर पहुंचती है वो पॉजिटिव होती है, यहां पे लिख लीजिए प्लस E3। अब देखिए स्टूडेंट्स, फिर करंट इस वाले रेजिस्टेंस पर पहुंची, इसको आप पॉजिटिव दीजिए, इसको आप नेगेटिव दीजिए, ठीक है, करंट जिस टर्मिनल पर एंटर करेगी रेजिस्टेंस के वो टर्मिनल पॉजिटिव, तो आप लिखेंगे यहां पर IR3। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, ये वाली करंट इस वाले सेल के नेगेटिव टर्मिनल पर एंटर कर रही है, नेगेटिव टर्मिनल पर, तो आप यहां पर क्या लिखोगे, -E2, और उसके बाद वही करंट पहले वाले सेल के नेगेटिव टर्मिनल पर एंटर कर रही है, तो आप लिखोगे -E1 इक्वल टू 0। यानी कि आप देखो यहां पर क्या कहा गया, सम ऑफ टोटल वोल्टेज। अब उसमें वोल्टेज में सेल भी आ जाएगा, ठीक है, सेल को भी कंसीडर कर लेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप को भी कंसीडर करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को भी कंसीडर करेंगे। तो इस केस में स्टूडेंट्स करंट क्या होने वाली है, इस केस में करंट हो जाएगी, यानी यहां से करंट कॉमन ले लो, तो ये होगा IR1 प्लस R2 प्लस R3 इक्वल टू में अगर जाओगे तो ये वाले दोनों उधर जाके प्लस हो जाएंगे, E2 प्लस E1 माइनस E3, और करंट हो जाएगी I इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस E3 डिवाइडेड बाई R1 बाई R2 बाई R3, सॉरी R1 प्लस R2 प्लस R3, और इस तरीके से आपको करंट मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, तो किरचॉफ के ये दोनों लॉ आपको ध्यान में रखना है। स्टूडेंट्स मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं कि किरचॉफ के दोनों लॉ की हम एक बार और स्टडी करेंगे, लेकिन वो स्टडी हम 12th में करेंगे। किरचॉफ लॉ के बेस पर हम बहुत सारे एग्जाम्पल भी करेंगे, लेकिन वो सभी एग्जाम्पल हम 12th में करेंगे। मैंने जस्ट यहां पर आपको इसलिए ये एक्सप्लेन किया है क्योंकि जब आप सेल की ग्रुपिंग पढ़ोगे, ठीक है ना, तो वहां पर ये बहुत काम आने वाला है। तो जस्ट फॉर नॉलेज ये चीज मैंने आज एक्सप्लेन की है। स्टूडेंट्स ग्रुपिंग ऑफ सेल की स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है, ओके बाय।